तो हेलो गाइस, मैं आपको आज कुछ बहुत ही बेसिक समझाने वाला हूँ। आपने इससे पहले सिर्फ अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ी होनी चाहिए, तो आज क्लास आपको समझ आएगा और यहाँ से मैं आपको जर्नल एंट्री पर ले जाऊँगा, जहाँ हम और डिटेल में एंट्रीज पढ़ेंगे। एंट्रीज पढ़ते पढ़ते बाकी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बट आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल मेक अ बेस फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नल एंट्री चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपसे एक कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जो मेरे रेगुलर क्लास में आते हैं, मैं ये क्लास लाइव करता हूं तो काफ़ी इंटरैक्टिव सी क्लास होती है, बट लेट्स होप कि यहाँ भी आप कर पाए। हम सबसे पहले प्लान आउट करेंगे एक बिजनेस को। तो हम भाई एक बिजनेस बनाने जा रहे हैं और इस बिजनेस को हमको और आपको मिलके बनाना है, ठीक है। और मैं भी गरीब हूँ, मुझे पता है। आप भी अभी 11th में आए हो, बहुत खुद के पैसे तो नहीं है, आपके माँ बाप के पास होंगे पैसे, पर फिलहाल आप भी गरीबी कैटेगरी में आते हो। तो हम मिलके गरीबों वाला एक बिजनेस खोलने की सोचते हैं। हम सोचते हैं चलिए पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब पानी पूरी मेरा फेवरेट एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि एक तो पानी पूरी मेरी फेवरेट है, और दूसरी बात पानी पूरी का बिजनेस बड़ा आसानी से सेटअप हो जाता है। किसी भी छोटे बच्चे को समझ आ जाता है पानी पूरी के बिजनेस में करना क्या होता है बेसिकली। तो आइए सबसे पहले इस बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो मैंने सोचा चलो भैया, अब पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही, 10th बड़ी मुश्किल से पास किया है, कॉमर्स लिया है, वो भी नहीं हो पाएगा शायद, तो अब पानी पूरी का ही बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट खंगाला और अपन जैसे हैं वैसा ही अपना बैंक अकाउंट निकला। मेरे पूरे अकाउंट में मेरे पास पैसे थे 10,000 रुपये। मैंने सबसे पहले क्या करा, वो 10,000 रुपये लेके बिजनेस में आया। मैंने कहा 10,000 से धंधा करेंगे भाई। तो सबसे पहले ओनर जो है वो बिजनेस में पैसे डालने की सोचता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी बिजनेस। जैसे मैं पानी पूरी का बिजनेस सोचूंगा तो आपके मन में आएगा अरे ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिजनेस में खुद से पैसे डालने हैं। द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इन अ बिजनेस इज, देखो 10,000 में आपको भी पता है पानी पूरी का बिजनेस भी शुरू नहीं होने वाला। तो आपने क्या करा, फाइनली वही करा जो हर बच्चा करता है जब मुसीबत के समय आता है। आप पप्पा के पास गए या अपने मम्मी पापा के पास गए, बोले पापा थोड़े पैसे दे दो यार, पैसे कम है, या कोई अमीर दोस्त है उसके पास चले गए। तो 10,000 आपने खुद के डाले और अब आपने 50,000 रुपीज उनसे ले लिए। तो अब आपके पास टोटल कितने पैसे हो गए इस बिजनेस में? आपके पास हो गए टोटल 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज हो गए। अब पानी पूरी का धंधा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब सोचिए, अब आपके पास 60,000 रुपए, अब आपको असली में बिजनेस सेटअप करना है। क्या चाहिए होता है एक पानी पूरी का ठेला चलाने के लिए? एक तो बहुत सारी लड़कियां चाहिए होती है जो भैया पानी पूरी लगा दो ऐसा बोल रही हो। दूसरी चीज आपको पसीना चाहिए होता है जो नेचुरली आपकी बॉडी में से निकलता है। वो क्या है, वो बढ़िया आलू में स्वाद देता है। अच्छा, आलू भी चाहिए होता है, राइट राइट राइट, और क्या? और लड़कियां खड़ी कहाँ रहेगी, तो उनके लिए ठेला भी चाहिए होता है। ओके ओके ओके, चलो चलो एक काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करें, इनसे कुछ खरीदना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टॉल बाय करते हैं, ठीक है। हमने एक स्टॉल खरीदा, एक बड़ा सा स्टॉल खरीदा, जिसको हम एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर दो इसको। हम्म, एक सेकंड, हाँ, ओके। सबसे पहले हमने एक स्टॉल खरीदा। अब इस स्टॉल को यूज करेंगे हम अपनी पानीपुरी बेचने के लिए। फिर हमें कुछ बर्तन चाहिए, तो हमने यूटेंसिल्स खरीदे, यूटेंसिल्स खरीद दिए, ठीक है। वो प्लेट और जो भी आप जिसमें भी आप मिक्स करेंगे बढ़िया पसीने के साथ। अब आपके पास स्टॉल और यूटेंसिल्स आ गए। खड़े रहने की जगह आप कहीं भी सड़क किनारे देख लेंगे, बढ़िया वाली जगह आप देखेंगे जहाँ भी ज़्यादा क्या बोलते हैं यंग लड़कियों का क्राउड हो, जिनको चटपटा खाने की इच्छा हो रही हो, तो आप ऐसा नज़र वज़र घुमा के जाके बैठ जाएंगे वहाँ पर। अब आपने क्या करना है, अब खाली यूटेंसिल और ठेले पे तो लड़के आने वाली नहीं, आपको चाहिए अब मसाला। तो आपने मसाला बनाने के लिए आलू खरीदे। फिर आपने थोड़ा पसीना खरीदना नहीं पड़ता, बार बार भूल जाता हूँ यार, मेन कंपोनेंट है ना। आपने मसाला खरीदा, वो मसाले जो मिक्स करते हैं ना उसके अंदर, नमक खरीदा। फिर पानी लेके आए, है ना, मिनरल वाटर से बनाएंगे ना पानी पूरी, ऐसा थोड़ी गटर का पानी ले लेंगे। अच्छा, लेते हैं क्या सब लोग? खैर ठीक है। तो आपने पानी लिया, मसाला लिया, पुदीना लिया, सब्जी वगैरह खरीदी। तो अब आपने क्या करा, ये सब इकट्ठा कर लिया। अब देखिए, एक ध्यान से देखिए, आपने ये दोनों चीजें खरीदी, लेकिन मैंने दो कैटेगरीज बना दी। स्टॉल और यूटेंसिल्स को अलग रख दिया, आलू मसाला पूरी और सब्जी वगैरह को मैंने अलग रख दिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आप स्टॉल और यूटेंसिल से एक बार खत्म ना, एक दिन में आपका हिसाब खत्म नहीं हो जाता। पर अगर आपने आलू खरीदे तो आज खरीदे, जैसे आज या कल, उसके बाद वो आलू काम नहीं आने वाले, आपको उन्हें फेंक देना पड़ेगा या मसाला बना के खत्म कर देनी पड़ेगी उसकी कहानी। तो मैंने जितने भी चीजें हैं जिनका मेरे को तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट, या तो यूज करना पड़ेगा या फेंक देना पड़ेगा, उन्हें नीचे रख दिया। और जितनी भी चीजें मुझे लगातार काम आती रहेगी, जैसे स्टॉल बर्तन एक्सेट्रा, उसको मैंने ऊपर रख दिया।
अब क्या होगा, अब ये मैं सब लेके रेडी हूँ, मसाला रेडी है, मेरा ठेला रेडी है, मैंने जगह ढूंढ ली है और मैं कब सड़क किनारे, ठीक है, पानी पूरी लेके बैठा हुआ हूँ। अब अच्छी बात ये है, पानी पूरी के बिजनेस में ज़्यादा कुछ मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, तुरंत आ जाती है। भैया प्लीज़ थोड़ी तीखी वाली लगा दो। तो आपने क्या करा, तीखी वाली पानी पूरी लगाई और फिर उनसे मस्त पैसे उठाना शुरू कर दिया, तो आपके पास फिर से पैसे आने लग गए। अब इस बार आपको कस्टमर से पैसे आए, कस्टमर से कमाई हुई है ना। अब देखिए, ये जो है ये किसी भी बिजनेस का स्टैंडर्डाइज मॉडल है, ये सिर्फ पानीपुरी में नहीं हर बिजनेस में चलता है। आइए क्या पढ़ा है मैंने, आपको देख लेते हैं। सबसे पहले 10,000 रुपए आपने अपनी जेब से लगाए। जो पैसे अपनी जेब से लगाते हैं उसे कहेंगे कैपिटल। जो ओनर पैसे अपने बिजनेस, अपने जेब में से जो पैसे बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। फिर जो पैसे आपने किसी और से उधार लिए जो आपको भविष्य में वापस देने हैं उसे बोलेंगे लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। दूसरी चीज, जो चीजें, अब ये आपके पास कैपिटल आ गया, लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी से बिजनेस में पैसा आता है, कौन लाता है, या तो ओनर लाता है या उधार ले लेते हैं किसी से। लेकिन एक बार आपके पास वो पैसे आ गए तो अब इनका करोगे क्या, इनसे आप या तो दो तरह की चीजें खरीदोगे। एक जो आपको भविष्य में कई समय तक फायदा देती रहे, यानी इनसे आपको जिनसे मिल जाता है फ्यूचर में, फ्यूचर में एफ फॉर फ्यूचर, इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे मिल जाता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे मिल जाता है, इन्हें कहा जाता है एसेट्स। क्या कहा जाता है, एसेट्स। तो ये हो गए आपके एसेट्स। और जिन चीजों से तुरंत फायदा चाहिए आपको, आपने जो आलू लिया, पूरी की पैकेट खरीदा, पूरी वाला पैकेट वो फाड़ते रहते हैं ना भैया, पूरी का पैकेट, आलू खरीदा, मसाला खरीदा, पानी लिया, इस सब से आपको तुरंत फायदा चाहिए, ये आपका खर्चा कहलाता है। दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेंस। याद रखना, लारी और बर्तन खर्चे में नहीं गिन सकते, बिकॉज वो एक बार में समाप्त नहीं हो जाने वाला, वो आपके एसेट्स हैं, वो आपका फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हैं आपको। और अब इस एक्सपेंस को करने से, ये आलू मसाला जो भी लिया इसको आप बेचोगे, ठीक है, और बेच के आपको कमाई होगी कस्टमर से, तो जो कमाई होती है उसे कहा जाता है रेवेन्यू। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू। तो यहां हो गया देखिए, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो ये है 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो किसी भी अकाउंट्स के स्टूडेंट को बहुत क्लियरली आना चाहिए। एक एक करके फिर से डिफाइन कर लेते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, आगे जाके इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा इलॉबरेट कर दिया जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो भी पैसा बिजनेस का, बिजनेस में लगा हो, ओनर का, ओनर का जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हो उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी पैसा बिजनेस को किसी और को देना हो, जो बिजनेस ने उधार लिया हो, ठीक है, तो वट एवर वी हैव टू पे बैक इन द फ्यूचर इज कॉल्ड लायबिलिटी। Then whatever benefits we get, right, whatever things we purchase from which we get benefit in the future are called assets, and जो जो भी चीजें जिनसे हमें तुरंत फायदा मिलता है आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो फायदा मिलता है, जो कस्टमर से पैसे आते हैं, आर कॉल्ड रेवेन्यूज। आइए एक पेपर पे लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ये मॉडल तो आपने बना ही लिया होगा, इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और आइए मेरे साथ पेपर पे सारी डेफिनेशंस फटाफट लिख लीजिए। द फर्स्ट डेफिनेशन इज हमारी कैपिटल। तो टू अंडरस्टैंड वेरी प्राइमरीली, आपकी वो डेफिनेशन नहीं है जो आप एग्जाम में आंसर में, थियोरी आंसर में लिखाओगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंट्रीज बनाने के लिए दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। नाउ सी, जब मैं अमाउंट बोलता हूं बहुत सारे लोग यहाँ कैश इमेजिन करने लगते हैं कि सर जो कैश ओनर लाए वो कैश है कैपिटल, ऐसा नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर जब कोई पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, जो ओनर बोल सकता है कि मेरा इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, दैट वुड बी कॉल्ड कैपिटल। देन देयर इज लायबिलिटी, अमाउंट पेएबल इन द फ्यूचर। ठीक है, अमाउंट विच इज पेएबल इन द फ्यूचर विल बी कॉल्ड लायबिलिटी। देन देयर इज एसेट्स, assets are anything that give you future economic benefit, राइट। अब एनीथिंग मैं बोल रहा हूं, बट आगे जाके आप देखेंगे टेक्निकल डेफिनेशन में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीजें जो आपको भविष्य में बेनिफिट देगी। आसान भाषा में, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नेक्स्ट, एसेट्स के बाद आते हैं हमारे एक्सपेंसेस। These are cost incurred
टू गेट रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की जगह आप बोल सकते हो इमीडिएट बेनिफिट, ठीक है। अब एक्सपेंस के बाद आपका आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज अर्निंग्स फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, जो कस्टमर्स से अर्निंग्स होती है, बिजनेस या किसी भी अदर सोर्सेस। तो आपको जो अर्निंग्स मिलती है, आप जो कमाई करते हो, दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू। ये आपके 5 बेसिक डेफिनेशन हैं। इसको समझे बिना, इसको प्रॉपर दिमाग में उतारे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। अब इसके बाद आता है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो भाई क्या होता है, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल आदमी क्या है, मैं इसमें बार बार इस समस्या में एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये आप हो, आपने अभी अभी 10th की बोर्ड एग्जाम दी है, आप बड़े खुश हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम अच्छी गई है। आप जाते हो आपके माता पिता के पास, ठीक है। आपके माता पिता के पास जाके आप डिमांड करते हो कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत से 10th की बढ़िया एग्जाम दी है, आप पूरे साल यही बोल रहे थे 10th की एग्जाम दे, 10th की एग्जाम दे, तो अब मुझे दिला दो एक मोबाइल फ़ोन फला फला, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन दिला दीजिए। और अब इस मोबाइल फ़ोन से मैं जो है वे अब ऐश करूँगा, क्योंकि भाई मेरी तो एग्ज़ाम दे के मेहनत पूरी हो चुकी है। अब देखिए, अब इस समय जब आप ये डिमांड रखते हैं, अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं। आपके माता पिता सोचते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आपके माता पिता सोचते हैं कि भाई हमारा तो पैसा जाएगा। तो आपके माता पिता क्या सोच रहे हैं कि कैश जो है, कैश उनकी जेब से चला जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं हमारे पास तो मोबाइल फोन आएगा, तो आप सोच रहे हैं फोन जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, कौन सही है कौन गलत है? क्या आपके मम्मी पापा सही हैं कि खाली कैश चला जाएगा जेब से, या केवल आप सही हैं कि बस मोबाइल फोन आएगा जेब से? उत्तर यह है कि दोनों गलत हैं और दोनों सही हैं। दोनों ही आधा आधा सोच रहे हैं। आप भी केवल एक हिस्से के बारे में सोच रहे हो, आप केवल एक प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हो, आपको फोन मिलेगा, जो कि सच है, लेकिन आप उसी का बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट नहीं सोच पा रहे हो। क्या है भाई? फोन फ्री में तो नहीं मिलता ना, कैश सामने पैसा देना पड़ता है। तो आपके माता पिता जो सोच रहे हैं वो भी सच है कि भाई पैसा जाएगा। तो यहां आती है अकाउंटेंसी की कहानी। अकाउंटेंसी कहता है, सुनिए बेटा, दुनिया में आधे सच बहुत हैं, पर पूरा सच ये है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो जब भी कुछ आता है, कुछ मिलता है, तो कुछ देना पड़ता है। और एक नॉर्मल आदमी जैसे आप हो, आज फिलहाल आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रखी, इसलिए तो ऐसा सोच रहे हो। आप या कोई भी व्यक्ति कोई एक दृष्टिकोण से सोचता है। वो सोचता है जैसे आप सोच रहे हो, फोन आ जाएगा, ठीक है। आपके माता पिता सोच रहे कैश चला जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा। दोनों सच सोच रहे हैं, पर एक अकाउंटेंट बहुत बढ़िया चीज सोचता है। एक अकाउंटेंट सोचता है ऐसा नहीं, हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो रही हो जहां लेन देन की प्रक्रिया हो, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हो रहा हो, हमें सोचना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है। जब आप ये पूरा प्रोसेस सोचेंगे, तब आप एक ट्रांजैक्शन को ढंग से समझ पाएंगे। तो आपके मोबाइल लेने की प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखेगी हकीकत में। कैसी दिखेगी? बिल्कुल दोनों चीजें होंगी। दुकान में गए आप, आपके पास क्या आया? आपके पास फोन आया। आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया। और क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो नॉर्मल अकाउंटेंट की जिंदगी नहीं जीता, वो केवल एक एस्पेक्ट सोचता है, इसलिए दोनों एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्या आया, क्या गया। अब देखिए, हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सचेंज के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो आवाम होते हैं, एक आया गया। तो अब हम इसे क्या हमारी भाषा में आया गया बोल सकते हैं? दो इफेक्ट होते हैं, ये तो सर आपने समझा दिया, ठीक है भैया, कुछ भी फ्री में नहीं आता, कुछ आता है कुछ जाता है, तो हमें दोनों चीजें लिखनी है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, दोनों लिखना है। अकाउंट्स में दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें एंड में प्रॉफिट लॉस चाहिए। लेकिन इसको हम आया गया नहीं बोलते। देखिए, आया गया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे मतलब लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया में दुनिया भर से कई सालों से लोग इसे डेबिट और क्रेडिट बोलते आ रहे हैं, क्योंकि फादर ऑफ अकाउंटिंग जो लूका पैसियोली थे, उन्होंने अपनी लैटिन, वो यूरोपियन थे और उनकी लैंग्वेज तो एग्जैक्टली नहीं पता, शायद इटालियन है, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने लैटिन में डेबिटा और क्रेडिटा वर्ड यूज किया था इसके लिए, दो इफेक्ट्स के लिए, और उसे मॉडिफाई करते करते आज इसे डेबिट और क्रेडिट बुलाया जाता है। तो टू इफेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड डेबिट एंड
credit. And it is important for any accountant to record both effects. तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको ख्याल रखना है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज लिखनी है, क्या आया क्या गया दोनों लिखना है. अब इसका मतलब डेबिट का मतलब ये नहीं क्या आया और क्रेडिट का मतलब ये नहीं क्या गया. डेबिट क्रेडिट के जो मतलब हैं, जो डिटेल्ड मतलब हैं, वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ आते हैं. फिलहाल आप ये समझिए कि हम इन तीनों को कैसे, डेबिट क्रेडिट को कैसे डर. फिलहाल यू कैन से डेबिट इज वन इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट इज वन इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इफेक्ट, DOUP, डबल इफेक्ट. दो इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन की दुनिया में और हम एज अकाउंटेंट्स दोनों रिकॉर्ड करते हैं. वन विल बी कॉल्ड डेबिट, द अदर विल बी कॉल्ड क्रेडिट. नाउ कम्स द क्रूशियल एस्पेक्ट. आपने पहले 5 डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब हम इनको डेबिट और क्रेडिट से कंबाइंड करेंगे. तो आइए ध्यान से हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ नोटिस करिए. देखिए 3 एरो यहां अंदर की तरफ आ रहे हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू. 2 एरो जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस. तो जब कुछ, अब रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के, तो रूल्स बड़े ही सिंपल हैं. रूल्स इन पांचों के बेसिस पे, आधार पे डिफाइंड है. एक और सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के ही, ठीक है. ट्रेडिशनल रूल्स कहा जाता है उन्हें, पुराने सेट ऑफ रूल्स हैं. पर हमारी सिलेबस में, CBSE के सिलेबस में मॉडर्न रूल्स हैं और हम मॉडर्न रूल से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 2 चीजें अवेलेबल हो, एक पुरानी एक नई, तो हम नई वाली को चूज करते हैं, राइट. पुरानी वाली पे अटक के नहीं रहते. जो बेचारे पुरानी वाली पे अटक जाते हैं उनका भविष्य खराब हो जाता है. चलिए आइए, तो अब हम we will study the rules of debit and credit as per the modern classification या फिर the classification as per the accounting equation. So the classification is such, the first is called asset, first type of account is called asset, the other is called expense, then there is capital, revenue, liability. कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी. तो हमने 5 प्रकार के अकाउंट्स देख लिए, इनकी डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी. नाउ द क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ देम कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज. तो अगर ये साइन है आप बोलेंगे एसेट इंक्रीजेस, ये साइन है आप बोलेंगे एसेट डिक्रीजेस. एक्सपेंस इंक्रीजेस, एक्सपेंस डिक्रीजेस. सेम वे फॉर एवरीथिंग, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी कैन डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल डू इज असाइन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. नाउ एज यू गेस्ड, ये एसेट एक्सपेंसेस बाहर की तरफ जाते हैं, ये देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बाकी तीनों जो हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं. ये देखिए बाकी तीनों अंदर की तरफ. तो ये दोनों के रूल्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से. आइए कैसे देखते हैं. तो व्हेन एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज, उसे डेबिट कहा जाता है, ठीक है. और DR क्यों यूज कर रहा हूं, डेबिट रिकॉर्ड वर्ड यूज होता है, DR का फुल फॉर्म है. देन यहां पे जब ये तीनों डिक्रीज हो रहे हैं उसे डेबिट कहा जाता है. तो ये उल्टा हो गया. ऑन द अदर हैंड, जब एक्सपेंस या एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कहा जाता है, क्रेडिट रिकॉर्ड. और सेम वे जब ये इंक्रीज होते हैं तब उसे क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है. तो ये हो गए आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एवर. इससे ज्यादा जरूरी कोई रूल्स नहीं है अकाउंट्स में. दीज आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो हमने क्या लर्न किया अभी तक. द फर्स्ट थिंग वी लर्न वाज द डेफिनेशन ऑफ 5 types of accounts, the basic classification of accounts. Then we studied हर transaction के होते हैं 2 effect, that is called dual entry. Then we studied the rules of debit and credit. और ये जो है, ये rules, ये भले इस वीडियो के बीच में आ रहे हैं बट ये एट द कोर ऑफ अकाउंट्स है. ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नसों में दौड़ने चाहिए ये रूल्स. इन रूल्स को हल्के में किसी हालत में मत लेना. जो इनको हल्के में लेता है उनका अकाउंट्स हल्के में ले लेता है. समझिए, इतने ज्यादा जरूरी हैं ये रूल्स. ये आपके खून में होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट के बेसिक रूल्स. क्या इसके अलावा एक और सेट ऑफ रूल्स है, हो सकता है कई स्कूलों में पुराने मेथड से सिखाया जाए. CBSE का रिकमेंडेड तरीका है ये नया तरीका है, पूरी दुनिया आज इसे फॉलो कर रही है. वी विल गो बाय दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी, और उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे. अभी भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है. 3 चीजें आपने समझ ली, 5 डेफिनेशंस, डबल एंट्री मतलब 2 इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, देन वो इफेक्ट के नाम है डेबिट क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट के रूल्स. अब आपके लिए 2 और चीजें समझनी बाकी है.
द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देर इज समथिंग कॉल्ड द, एक सेकेंड, ये पेन बच्चों ने गिफ्ट दिया था मुझे बर्थडे पे, मैं कब से चलाने के लिए उत्सुक हूँ, तो लेट्स सी। तो द फर्स्ट रूल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज देर इज सेपरेट, चल जा बेटा, नया पेन है ना, थोड़ा सा अरे सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब समझ लीजिए अस्तित्व, और सेपरेट मतलब अलग अलग। तो देर इज सेपरेट एंटिटी का मतलब है अलग अलग अस्तित्व है। अब किसका अलग अलग अस्तित्व है? ओनर, या आप ओनर को बोल दीजिए बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन का अस्तित्व अलग है और बिजनेस का अस्तित्व अलग है। तो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है। बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब सर बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, सर पढ़ लिया सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मान लीजिए मेरा बिजनेस है तो मेरा ही है ना, जैसे एसओएफ क्लासेस पार्थ की है, तो पार्थ और एसओएफ क्लासेस एक ही हुआ। गलत। अकाउंट्स करते टाइम इन दोनों को अलग रखा जाता है, इन दोनों चीजों को अलग अलग रखा जाता है, और वो जानबूझ के किया जाता है। क्यों? सुनिए। मान लीजिए पार्थ बीमार हुआ, पार्थ को हॉस्पिटल में ले जाया गया, और पार्थ का जो है वो 2 लाख रुपए खर्चा हो गया हॉस्पिटल में एडमिट होने का। क्या ये खर्चा एसओएफ क्लासेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करता है? क्या इसका मतलब है कि पार्थ को कोरोना हुआ, पार्थ बीमार हो गया, 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो क्या क्लासेस का प्रॉफिट कम हो गया? नहीं बोला ना आपने। हाँ, क्लासेस तो नहीं हुआ, उससे क्लासेस का क्या लेना देना पार्थ, लेकिन पार्थ की ही क्लासेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में हम मान के चलते हैं कि भले ओनर किया ही बिजनेस हो, लेकिन हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या प्रॉफिट निकाल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट द ओनर। ओनर के नजरिए से नहीं सोचते, हम सोचते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, द ओनर इज अ आउटसाइडर, ओनर इज आउटसाइडर। अब ये कैसे सर, ऐसा कैसे? देखो, अंदर वाला बाहर वाला है, समझिए इसको, ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कल उठ के आप एक बिजनेस खोलते हैं, आपके बिजनेस में जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, आप माँ बाप से पैसा ले लेते हैं, आप पापा को बोलते पापा आप पैसे दे दीजिए, और पापा ने आपको पैसे दे दिए, पिताजी ने आपको पैसे दे दिए। अब पापा ने आपको पैसे दे दिए, तो सवाल ये उठता है कि आप धंधे के लिए पैसा, देखो अभी तक जब आप पैसे लेते थे स्कूल फीस भरने के लिए, कॉलेज फीस भरने के लिए, या कुछ भी काम करने के लिए, अभी तक सब पापा पे ही पैसे लेते ना आप, तो वो तो ठीक है, वो पापा अपना खर्चा मान लेते थे। पर आप बड़े हो गए, आप खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, खुद का धंधा खोलना चाहते हैं, और आपने पापा से कुछ पैसे ले लिए। आप सोचिए क्या बोलेंगे? पापा भूल जाओ पैसे। भाई अब आप जिम्मेदार हो गए हो, थोड़े बड़े हो गए, पापा बोले कोई बात नहीं, आपने मुझे पैसे दिए, मैं बिजनेस करूंगा और ये पैसे आपको लौटाऊंगा। वैसा ही आपके बिजनेस के आप पापा हैं, ठीक है? भले आप मान लो कि हम एक ही हैं, भाई बिजनेस तो हमारा ही है, लेकिन बिजनेस बोलता है नहीं रुक जाओ, मुझे अपना गुरूर है, मैं अलग एंटिटी हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है। मैं बिजनेस करूंगा, धंधे से जो पैसा आएगा उससे आपके पैसा लौटाऊंगा, आपको दे के रहूंगा वापस। तो इसी प्रकार से ओनर को हम इंटरनल आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि क्या, आउटसाइडर नहीं। जैसे हम किसी से लायबिलिटी लेते हैं, लायबिलिटी मतलब उधार लिया, तो उसको बोलते हैं ना तेरे को पैसे वापस देंगे। वैसे ही जब हम ओनर से पैसे लेते हैं तो ओनर को ट्रीट करते हैं लाइक अ लायबिलिटी। बट व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी? ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक आउटसाइड। बैंक से पैसे लिए और ओनर से पैसे लिए एक बात नहीं हो जाती। तो इट इज ट्रीटेड लाइक अ इंटरनल लायबिलिटी, इट इज ट्रीटेड लाइक अ इंटरनल लायबिलिटी, अंदर की लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कैपिटल के रूल्स और लायबिलिटी के रूल्स बिल्कुल ही सेम है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। शॉर्ट में जब भी ओनर कुछ करेगा तो उसे हम ऐसे ही अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे जैसे कि कोई बाहर के वाला व्यक्ति कर रहा हो। अगर ओनर पैसे लाएगा तो वैसे ही एंट्री लिखेंगे जैसे कोई बाहर का व्यक्ति ला रहा हो। जब ओनर पैसे ले जाएगा बिजनेस से, हम वैसे ही एंट्री लिखेंगे जैसे कोई बाहर का व्यक्ति बिजनेस से कुछ ले जा रहा हो। तो ये हो गई आपके रूल्स ऑफ
डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके पास आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट द ओनर और बिजनेसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस एंड वी डू अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो हम अकाउंटेंट हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस। ये हो गई हमारी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? सबसे पहले आपने 5 चीजों की डेफिनेशंस पढ़ ली बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। तो सबसे पहले ये डायग्राम के आधार पर आपने ये 5 डेफिनेशंस पढ़ी, समझी। उसके बाद आपने पढ़ा कि कुछ भी हो जाए हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। वन इफेक्ट इज कॉल्ड डेबिट, द अदर इफेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिट। देन आपने डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के मॉडर्न रूल्स पढ़ लिए, द मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देन आपने पढ़ा कि हम एज अ अकाउंटेंट बिजनेस को बाहर के व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक बिजनेस इज अ आउटसाइडर। Then, and the final then is now you need to identify cash and credit transaction. Now what is cash and credit transaction? देखिए बिजनेस में जैसा मैंने बोला हर बार लेन देन होती है। लेन देन मतलब क्या? डेबिट क्रेडिट होता है। मैं आपसे फोन खरीद रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, सामने आपको कुछ पैसे दूंगा, ये होता है। पर हर बार इतना क्लियर नहीं होता। हर बार क्लियर कैसे नहीं होता? देखिए कई बार मैंने किसी दुकानदार से फोन लिया और मैंने उसको तुरंत सामने क्या दे दिया? कैश दे दिया। नाउ सी दिस इज अ वेरी क्लियर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कोई गड़बड़ है ही नहीं, ठीक है। ये एक दुकानदार और इस साइड में, सॉरी मेरे को, तो मैंने फोन लिया, कैश दे दिया, यहाँ तो बड़ा सिंपल है, ये आया ये गया। पर कई बार क्या होता है, इतना सिंपल नहीं रहता है ना। आपकी पहचान होती है, जो अंकल होते हैं जो सोसाइटी में ही बेचते हैं, अब उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, उनसे भी आप खरीद बेच कर रहे हैं। तो वहां आपने क्या करा भाई? आपने बोला अंकल फोन दे दीजिए, पप्पा आपको पैसे बाद में दे देंगे। वो अंकल पापा के बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने दे दिया उठा के। आपने उनको बदले में कुछ नहीं दिया, कैश तो दिया ही नहीं, भूल ही जाओ, कैश तो नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो अभी बोला हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और आपने तुरंत ही तोड़ दिया। यहाँ तो बच्चे ने फोन उठाया और लेके फुर्र हो गया, गायब हो गया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। देखिए भले आपने कैश नहीं दिया, अंकल आपको जानते हैं, देयरफॉर इम्प्लाइड है, ऑफ कोर्स है कि आपने उसे क्या दे दिया? प्रॉमिस दे दिया। आपने उसे प्रॉमिस दे दिया। अब जैसे ही आपने प्रॉमिस दिया, आपकी क्या बढ़ गई? प्रॉमिस देते ही आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो या तो आप कैश देते हैं या प्रॉमिस देते हैं, ठीक है। इसे हम एक्सपेंडिचर वर्ड में और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमें आइडेंटिफाई करना है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन, कोई ट्रांजैक्शन दिया हो तो क्या आप कैश दे रहे हैं या आप प्रॉमिस दे रहे हैं। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज द रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट। व्हाट आर द रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट? आइए समझ लेते हैं। रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ओके, ये पेन ढंग से काम नहीं कर रही है। रूल्स आर आइडेंटिफाइंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे पहचाने किसी सवाल को पढ़ के क्या उसमें कैश दिया गया है या प्रॉमिस दिया गया है? तो यू हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स। वेदर क्वेश्चन में नेम ऑफ द पार्टी मेंशन्ड है, किससे खरीदा, किसको बेचा वगैरह, उसका नाम दिया है कि नहीं, घनश्याम, श्याम, श्यामलाल, मोहनलाल, जो भी है, मिसेस बबीता में अय्यर, जो भी देखना है उसको। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड पेमेंट का इंडिकेशन। Now what is payment indication? I use the word payment indication because इशारा, इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा। किसी भी इशारे से आपको ये बताया गया है कि सामने वाले व्यक्ति ने कैश दिया है या नहीं दिया है, या पेमेंट करी है। देखिए कैश, जब मैं बोलता हूँ, पुराने ज़माने से कैश वर्ड यूज़ होता आ रहा है, तो अकाउंटेंसी में कैश ट्रांजैक्शन वर्ड यूज़ होता है। लेकिन अब आप समझते हैं अकाउंटेंसी मतलब ये वर्ड जो है वो 200-300 साल पुराने हैं। अब बैंक से भी पेमेंट होता है, अब जीपे से भी पेमेंट होता है, 10 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन का अर्थ स्ट्रिक्टली कैश नहीं है, मतलब रोकड़ा नहीं है। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का अर्थ है कि आपने किसी प्रकार से पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट हुआ है या उधार पे लिया है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 चीजें देखनी है। क्वेश्चन पढ़ के निकालना है, नेम ऑफ द पार्टी दिया है या नहीं दिया है, पेमेंट इंडिकेशन दिया है या नहीं दिया है। अब देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज यू कैन हैव? देखिए हो सकता है दोनों दिया हो, ठीक है। कैसे दोनों दिया हो सकता है? एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम श्यामलाल, श्याम,
फॉर कैश। अब यहाँ देखिए, फॉर कैश का मतलब हमको दिया है पेमेंट इंडिकेशन, श्याम का मतलब हमें दिया है नाम। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ठीक है। हो सकता है दोनों ना दिया हो। अब ये क्या चीज़ है भाई, इतना ही लिखा हो भाई, परचेज गुड्स, जितने के लिखे हैं वो लिख दिया भाई, 10,000 के गुड्स खरीदे है ना, ₹10,000। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, परचेज गुड्स ना किससे खरीदा वो दिया, और ना ही पैसा दिया कि नहीं दिया वो दिया। अब दिया ही नहीं किससे खरीदा, तो उधार तो नहीं लिया होगा। अगर उधार लिया होता तो नाम तो याद रखते कम से कम। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ये भी कैश ट्रांजैक्शन था और ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन आगे ध्यान से सुनिए, अगर आपको नाम ना दिया हो और पेमेंट इंडिकेशन दिया हो, उदाहरण के तौर पे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब किससे खरीदे वो नहीं दिया, परचेज गुड्स 10,000 के लिए कैश से लिए, तो फॉर कैश का अर्थ है पेमेंट इंडिकेशन दे रखा है। अब फॉर कैश जरूरी नहीं है, बाय चेक भी बोल सकते थे यहाँ पे, राइट। फॉर कैश का अर्थ है पेमेंट इंडिकेशन दे रखा है आपको, लेकिन किससे खरीदे, नाम ऑफ द पार्टी नहीं दिया है, तब भी आपने पैसा तो दे दिया, तो इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। अंतिम संभावना जो बचती है वो है नाम दिया है और पेमेंट इंडिकेशन नहीं दिया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। अब देखिए, दे दिया, किससे लिया है भाई, श्याम से लिया है, तो नाम दे रखा है आपको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से ये इंडिकेट नहीं किया कि पैसे दे दिए गए, फॉर कैश, बाय चेक, सेटल्ड, कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। देयरफॉर यहाँ पे आप क्या बोलेंगे भाई, ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधार दिया गया है, पैसे नहीं दिए गए, पेमेंट इंडिकेशन नहीं है और नाम याद रखा गया है, मतलब पैसे लिए नहीं गए। तो शॉर्ट में ये पूरे रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट के अंदर आपको क्या याद रखना है, मेन मोटा मोटी देखा जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि जब पार्टी का नाम दिया हो लेकिन किसी प्रकार का पेमेंट इंडिकेशन नहीं दिया हो, तो ऐसा ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यानी कि आपने बदले में कैश नहीं दिया, जो भी चीज़ खरीदी या जो भी चीज़ ली उसके बदले, बल्कि आपने बदले में प्रॉमिस दिया है। तो दीज आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आज। इससे पहले सिर्फ अकाउंटेंसी की डेफिनेशन का क्लास होना चाहिए, उसके बाद सबसे पहले ये 5 चीज़ें बच्चों को पढ़ानी चाहिए अकाउंटेंसी में। द फर्स्ट थिंग इज 5 rules, 5 definitions which you get from this diagram. From this diagram you get the 5 definition, what is capital, liability, asset, expense and revenue. ये क्लियर होने के बाद you need to learn double entry which is dual effect. Then वो dual effect को कैसे अप्लाई करना है, that is the rules of debit and credit, the modern rules of debit and credit as suggested by NCERT CBSE. And then separate entity concept, this will help you in making entries, that is owner is different and business is different. We will do accounting from the point of view of the business. And then the rules of cash and credit, that is identifying whether the transaction is a cash transaction or a credit transaction. So here we have all these rules. ये 5 चीजें आपको लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड होपफुली आज के क्लास से आपको ये सब समझ में आई। जितनी बार हो ये वीडियो वापस देखिए, लेकिन इन 5 चीज़ों को, स्पेसिफिकली द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को, वैसे तो ये सभी चीज़ें, बट ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है भाई, है ना, ये जो दिख रहा है ये खून में बसा लीजिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आगे का पूरा अकाउंटिंग इस पर डिपेंड करता है। तो आइए, ऑल द बेस्ट। यहाँ से आप जर्नल एंट्री के वीडियोस देखना शुरू करिए। जर्नल एंट्री डिस्कस करते करते हम बाकी की थ्योरी साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। जितनी बार हो ये वीडियो वापस देखो भाई, बोर हो रहा है तो भी वापस देखो, 10 बार देखो, लेकिन ये क्लियरली इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। थैंक यू।